नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान। मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के जरिए राजनीति में भ्रष्टाचार पर एक कड़ा प्रहार किया है। अब नोट लेकर वोट देने वाले विधायकों सांसदों पर कानून की चोट पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पहले 1998 में PV नरसिम्हा राव मामले में दिए अपने फैसले को पलट दिया है। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने दो टूक कहा कि माननीयों की रिश्वतखोरी को संसदीय विशेषाधिकार के तहत छूट नहीं दी जा सकती। बड़ा अहम फैसला था। CJI DY चंद्रचूड़ ने सुनाया और कहा कि पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एक मत हैं और हम PV नरसिम्हा राव मामले में संविधान के अनुच्छेद जो दिए गए हैं उससे असहमत हैं। जो पहले फैसला दिया गया था, जो विशेषाधिकार के तहत फैसला सुनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश बोले, संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है। ऐसा करना क्रिमिनल एक्ट यानी आपराधिक कृत्य है और यह सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए कतई जरूरी नहीं है। साथ ही माननीयों ने जो उनके भ्रष्टाचार होता है उनकी ओर से और रिश्वतखोरी होती है, उसको CJI ने भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह करने वाला भी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि जो विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल है कि क्या हाल ही में राज्यसभा चुनावों और राज्यों में सरकार बदले जाने के कवायदों के बीच शीर्ष कोर्ट का यह बड़ा फैसला देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाए, जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया है। अगले आधे घंटे इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे राजकुमार वर्मा, पूर्व सांसद BJP से, सिद्धार्थ मिश्रा संविधान विशेषज्ञ होंगे और विनीत ढांडा सुप्रीम कोर्ट। पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट देने का मामला था। JMM सांसदों का 5 जजों की बेंच ने 1998 में 3-2 से फैसला दिया। विशेषाधिकार के तहत अभियोजन से छूट दे दी गई। विधायक सीता सोरेन से जुड़ा मामला एक बार फिर उठा। 2012 में राज्यसभा चुनाव में नोट लेकर वोट देने का आरोप लगा। सीता ने आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की याचिका दाखिल की थी। सीता, आपको बता दें, सीता सोरेन JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू हैं। उनका तर्क था कि उन्हें अनुच्छेद 194(2) के तहत विशेषाधिकार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अब यह मामला भी सुलझ गया है। नोट लेकर वोट, भाषण देने के मामले में मुकदमे से अब छूट नहीं मिलेगी। अब देख सकते हैं ग्राफिक्स, 26 साल पुराना फैसला पलटा गया है। पैसे लेकर सदन में भाषण और वोट अब रिश्वतखोरी ही कहलाएगा। कोर्ट ने कहा संसदीय विशेषाधिकार नहीं है रिश्वतखोरी। अब सांसद विधायकों पर मुकदमा चलेगा और माननीयों ने नोट लिए तो गिरफ्तारी से भी छूट नहीं होगी। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को बदला गया है और अनुच्छेद 105 और 194(2) के विपरीत इसे बताया गया है। CJI की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच का सहमति से आदेश है। अब अनुच्छेद 105 के तहत नहीं होगी रिश्वतखोरी से छूट। माननीयों का भ्रष्टाचार संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली नष्ट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको अगर थोड़ा अतीत में लेके जाए तो 2008 में संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी। 3 BJP सांसद, फग्गन सिंह कुलस्ते भी उनमें शामिल थे। उन्होंने किया था, उनका दावा था कि UPA ने न्यूक्लियर डील के पक्ष में, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे दिए। और पिछले दिनों TMC सांसद महुआ मोइत्रा का मामला भी चर्चित रहा। उन पर एक कारोबारी से पैसे और उपहार लेने का आरोप लगा था। इसके बदले सांसद की अकाउंट डिटेल साझा की और संसद में सवाल पूछे उन्होंने, और उसको लेकर फिर संसदीय कमेटी ने मोइत्रा को दोषी पाया और सदस्यता चली गई। और इस वक्त मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। विनीत ढांडा का रुख करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनसे डिबेट की शुरुआत करेंगे कि किस तरह से ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला क्या वाकई राजनीतिक शुचिता और पॉलिटिकल ऑनेस्टी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है क्या, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। विनीत जी, स्वागत है आपका NDTV पर। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है एक तरह से कहा जाए, जब राजनीतिक भ्रष्टाचार की खबरें या आरोप आए दिन लगते हैं। राज्यसभा चुनाव हाल ही में हुए, उसमें इस तरह के आरोप लगे और फिर सरकारें बदलने को लेकर देश भर में जो कवायदें होती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, और फिर भीतर, सदन के भीतर नोट लेकर वोट देने का काम। आपको लगता है कि ये फैसला, जिसका स्वागत खुद प्रधानमंत्री की ओर से भी किया गया है, क्या कोई डिफरेंस क्रिएट करने जाएगा आगामी राजनीति में और भारतीय
जो लोकतंत्र है उसमें? मनीष, ये जो फैसला आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है, मैं इसको जजमेंट ऑफ द मिलेनियम कहूंगा। जी। ये इतना ऐतिहासिक जजमेंट है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए क्रॉस वोटिंग करते थे, कुछ भी स्पीच देनी है पैसे लेके, जैसे महुआ मोइत्रा का मैटर है, जी। उनको इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रोवाइडेड थी, जिसको नरसिम्हा राव वाले जजमेंट पे लागू किया गया था। आज जो ये फैसला आया है, आप ये देखिए कि कॉमन आदमी तो ब्राइबरी और गवर्नमेंट सर्वेंट तो एलिगेशन फेस करता है, जेल भी जाता है, बट हमेशा ये कहा जाता था कि जी मंत्रियों को या एमएलए को, एमपीज को कोई टच नहीं कर सकता। आज इस फैसले के बाद ये एक हिस्ट्री क्रिएट होगी, जो कि इस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्रिएट की है। कितने मिनिस्टर्स को करप्शन में गिरफ्तार किया है जी। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की मुहिम है, ईमानदारी को लाने की, एक ऑनेस्टी को लाने की और करप्शन पॉलिटिक्स से हटाने की, इसको बहुत सॉलिडिफाई करेगा। जी। और ये जो फैसला है, इसके अंदर अब कोई इम्यूनिटी नहीं ले पाएगा कि जी मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एक प्रोविजन मिला हुआ है और उसके तहत मेरे पे कुछ केस नहीं चल सकता। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कॉमन आदमी की तरह, गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह इलीगैलिटी फेस करेगा, सजा खाएगा अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा। तो मैं इस फैसले को जजमेंट ऑफ द मिलेनियम का नाम दूंगा। जी, जजमेंट ऑफ द मिलेनियम आप मान रहे हैं। निश्चित रूप से ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वाकई हमारे यहाँ राजनीतिक शुचिता और सदनों में जो एक आरोप लगते हैं, उस चुनावी लोकतंत्र और संविधान की जो कहें कि एक तरह से बड़े पैमाने पर देश में बहाली दिखाई पड़ेगी, जो एक पॉलिटिकल या फिर विशेषाधिकार या इम्यूनिटी के नाम पर जो फिलहाल बचते रहते थे राजनेता। हमारे साथ रामकुमार वर्मा जी भी हैं, पूर्व सांसद है बीजेपी से। सिद्धार्थ मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है। रामकुमार जी, आप ही का रुख करेंगे। आपने तो खुद माननीय रह चुके हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हैं? जिस तरह से विनीत कह रहे थे कि ये जजमेंट ऑफ द मिलेनियम माना जाए, और जो जेएमएम की विधायक थी या फिर जो पीवी नरसिम्हा राव वाला मामला था, उसमें भी जो पहले वही विशेषाधिकार का हवाला देकर जजमेंट दिया गया, उसे आज पलटा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा है। आपका मानना है कि ये एक राजनीतिक सुचिता के लिए दिशा में, और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो चुनावी लोकतंत्र है, जो असल में जिसके मायने हमारे संविधान निर्माताओं ने रखे, उनकी बहाली होगी इस फैसले के बाद? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 7 जजेस की बेंच का आया है, ये स्वागत योग है। और जिस तरह का हमारा केंद्र का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए, तब से कह रहे कि भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार जिस तरह का चल रहा है वो किसी भी स्तर पर हो, लेकिन जिस तरह का ये केस आया, कहीं न कहीं आर्टिकल 105 और 194 के सहारा लेकर के, और जो 1998 के अंदर जो डिसीजन आया उसी को आधार लेकर के, कहीं न कहीं उसका कोई कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा उठाते थे, उस तरह की वो चीज को खत्म किया है। अब संसद के अंदर, संसद का गरिमा के अंदर अगर आर्टिकल 105 194 में है, उसको उनको संसदीय भाषा के तौर पर चर्चा के लिए और वो संसद बहस के लिए है। अगर कोई व्यक्ति स्पीच करता है या मतदान करता है, उसके साथ में रिश्वत लेता है, तो निश्चित है कि वो अपराधी की श्रेणी में आएगा और उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। उस पर वही कार्रवाई होगी जिस तरह से एक सामान्य नागरिक पर होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक एक परिवर्तन होगा, और भारत के अंदर जिस तरह का कुछ ये इन तरह के प्रिविलेजेस के कारण से कुछ कहीं न कहीं इनडायरेक्ट जो फायदा ले पाते थे वो नहीं ले पाएंगे, और इससे एक साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण बनेगा। और ये निश्चित है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व की भी ये संकल्प है कि भारत के अंदर पूरा का पूरा एक भ्रष्टाचार भी नहीं हो, और कम से कम इस तरह के मान्य जो भी है जनप्रतिनिधि है वो इसकी आड़ में आकर के उसका लाभ नहीं ले पाए। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो निश्चित ही स्वागत योग है। तो इससे एक निष्पक्षता, स्वच्छता, निर्मलता ये आएगी, इसमें कोई दो राय जी। जी, अब सिद्धार्थ जी का रुख करेंगे। रामकुमार जी आपके पास भी लौटेंगे। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से रामकुमार जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से कि ये बड़ा बदलाव की दिशा में कदम हो सकता है देश में राजनीतिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें। लेकिन हाल ही में राज्यसभा चुनाव देखे गए, खुद हालांकि रामकुमार वर्मा जिस पार्टी से आते हैं उन पर भी आरोप लगते हैं, खुद बीजेपी पर आरोप लगते हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर, राज्यसभा चुनाव में अभी देखी भी गई है।
आपका वाकई मानना है कि ये इस फैसले से एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने जा रहा है, और अभी तक जो इम्यूनिटी मिली हुई थी, खासतौर पर जो 105 और 194 का जिक्र किया खुद सीजेआई ने भी कि उसे गलत इंटरप्रेट करके उसका इस्तेमाल किया गया, क्यों चल रहा था अभी तक ये? जी मनीष जी नमस्कार, आपके जी। दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बहुत उचित कहा कि ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो संवैधानिक जो विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां जिनको हम प्रिविलेजेस या इम्यूनिटी कहते हैं, वो किसी एक बहुत विशेष कारणवश दी गई थी। वो एक उसके पीछे बहुत बड़ा दूरगामी एक उद्देश्य था कि संसद में जब सांसद लोग बोलते हैं तो उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके कार्यों को, जिस प्रकार का संसद के अंदर सांसद कार्य करते हैं या सांसद हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, उन फंक्शंस को, उन कार्यों को की पूर्ति के लिए, पूर्ण रूप से उनकी पूर्ति के लिए संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। उस समय संसद के अंदर, जिस समय संसद चल रही है, संसद का बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है, उस समय उनके द्वारा दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए उनको न्यायालयों के या कानूनों से उनको ये विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां मिली हुई थी। लेकिन ये कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार सांसदों को कोई ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे देती हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं या और कानून से बच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो मैं समझता हूँ, और शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि वो एक एरर था, वो इंटरप्रिटेशन का एक मिस इंटरप्रिटेशन था, वो उचित निर्णय नहीं था, उसको आज कोर्ट ने बदल दिया। और मैं समझता हूँ बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि सांसद भी कानून से ऊपर नहीं है और उनको वो देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए आदर्श हैं। उनका व्यवहार, उनका आचरण आदर्श पूर्वक होना चाहिए और उनको आदर्श समाज के सामने, उदाहरण समाज के सामने पेश करने चाहिए। वो युवा वर्ग के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। अगर वो ही कुछ अपन इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो देश में किस प्रकार का संदेश जाएगा। मैं समझता हूं कि एक जो गलती 1998 में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुधारा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इससे हमारी राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी लाने में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो एक तरह से कहें कि जो एक विशेषाधिकार था, राजनीतिक इम्यूनिटी, पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिली हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी कहीं ना कहीं देश में अब एक नए सिरे से परिभाषित भी कर दिया गया है इस जजमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात यह कि सभी जजों ने, जिस तरह से सीजेआई ने कहा कि सब इस पर एक मत से ये असहमत हैं कि 1998 का जो फैसला था वो इस तरह से, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो एक एरर था, गलत था, उसको सुधारा गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बात हो रही है जो 1998 में दिया गया था, उसे पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब किसी भी तरह से नोट के बदले वोट पर कोई पॉलिटिकल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी विधायकों और सांसदों को। एक तरह से कहेंगे बड़ा सख्त फैसला, एक महत्वपूर्ण फैसला है। सीजेआई ने जो इस पर टिप्पणी की फैसला देते वक्त, वो भी सुनवा देते हैं पहले आपको। Bribery is not rendered immune under Articles 1052 and the corresponding provision of Article 194 because a member engaging in bribery commits a crime which is not essential to the casting of the vote or the ability to decide on how the vote should be cast. The same principle applies to bribery in connection with a speech in the House or a committee. The jurisdiction which is exercised by a competent court to prosecute a criminal offence and the authority of the House to take action for a breach of discipline in relation to the acceptance of a bribe by a member of the legislature exist in distinct spheres. The scope, purpose and consequences of the court exercising jurisdiction in relation to a criminal offence and the authority of the House to discipline its members are different. It does not matter whether the vote is cast in the agreed direction or if the vote is cast at all. The offence of bribery is complete at the point in time when the legislator accepts the bribe. तो सीजेआई ने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि किस तरह से नोट या भाषण के लिए पैसे लेना, किस तरह से ब्राइबरी कही जाएगी और उसमें वो एक ज़रूरत नहीं की जा सकती किसी भी माननीय विधायक या सांसद के लिए। हमारे साथ राम कुमार वर्मा जो पूर्व सांसद है, वो
जुड़े हुए हैं बीजेपी से। रामकुमार जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ लहजे में कहा है कि पैसे लेना ही अपने आप में ब्राइबरी है, आप उसके लिए वोट डालिए या ना डालिए, या किसी के पक्ष में दीजिए या फिर किसी को पक्ष में कहकर किसी और को किसी खास प्रत्याशी को आप मतदान करें, उसके पक्ष में बात करें, लेकिन पैसा लेना ही अपने आप में एक ब्राइबरी। जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन सभी देश के वासियों के लिए समान है, और वही बात जो संविधान निर्माताओं ने रखी थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, आज कहीं ना कहीं वो बराबरी भी सुप्रीम कोर्ट ने की है इस फैसले के जरिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का स्पष्ट किया और सीजेआई ने भी अपने फैसले को सुनाते हुए, और मैं कहता हूं कि 1998 का जो जजमेंट था वो कहीं न कहीं बहुमत से था, 3:2 के हिसाब से था, और एक इंटरप्रिटेशन कहें या कुछ त्रुटि रहे उसको उन्होंने दुरुस्त किया है, और इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह वोट देता है या नहीं देता है, रिश्वत अगर ये रहता है कि वो रिश्वत लेता है, घूस लेता है, किसी भी तरह से अगर वो पैसा लेकर के अगर वो कहीं स्पीच भी देता है और वो सदन में बाहर अंदर बाहर जब भी बोलता है, तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाए, और एक सामान्य नागरिक के रूप में जो कानून लागू होता है उस पर भी वो लागू होगा, मुकदमा भी होगा और उसके अंदर कानूनी कार्रवाई। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2-3 पॉइंटों में स्पष्ट कर दिया। 105, 194 आर्टिकल का स्पष्ट, इसका मत ये नहीं प्रिविलेजेस है, इन्हें इम्यूनिटीज है, लेकिन इसका विशेषाधिकार का मतलब इतना ही है कि वहां पर जो प्रक्रिया है, जो अपनी वार्ता और संवाद करे, उसका एक तरीका है, सिस्टम से करे और उसको बात को रखे, लेकिन इसका ये नहीं है मतलब कि उसके पीछे कहीं आप प्रतिलोभ लेकर के, प्रतिलोभन के चक्कर में आकर के और वहां पर ये कहा जाए या अपने मत का प्रयोग करे या नहीं करे। अब उसमें मैं समझता हूँ कि 98 के अंदर जिस तरह का उनको एक लाभ मिला कि उन्होंने मत नहीं दिया था, तो मत दे या नहीं दे, लेकिन रिश्वत लिए और रिश्वत का उसमें कहीं प्रमाण आता है तो निश्चित है कि वो दोषी अपराधी के रूप में गिना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। जी वर्मा जी, तो अब माना जाए कि राजनीतिक पार्टियों के लिए स्कोप बड़ा कम होने वाला है जिस तरह से सरकारें बदली जाती हैं, और जो राज्यसभा चुनाव खासतौर पर बार बार जिक्र होता है उसके लिए। नहीं, मैं हम कहते हैं कि भाई पहले मैं ये कह दूं कि हमारी पार्टी का तो दृष्टिकोण पूरा स्पष्ट है, राज्यसभा के चुनाव हो चाहे या किसी भी तरह के उसमें हो, लेकिन हमारी स्पष्टता है कि अगर व्यक्ति हमारे क्रॉस वोटिंग कराने में तो आप भी काफी कामयाब हो जाते हैं, राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। के लिए हमारा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और नेतृत्व क्रॉस वोटिंग के लिए कभी प्रोत्साहन या प्रलोभन या किस तरह का नहीं देते। ये उनका एक वेग से, स्वयं वेग से जो डिसीजन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह का हुआ है, चाहे वो यूपी के अंदर हुआ हो चाहे दूसरे स्टेट के अंदर जिस तरह का आपने देखा है, तो मैं समझता हूं कि उसमें उनकी एक स्वयं वेग से काम किया कि न कि किसी प्रलोभन से, वो उनका डिसीजन था, उनके वेग से किया, और वो अंतरात्मा की कहेंगे जो भी वो कहते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई हम लालच लोभ इस तरह का नहीं है, शुचिता के लिए हम काम करते हैं। और हालांकि विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, जिस पार्टी से आप क्रॉस वोटिंग कराते हैं उनका आरोप है कि आपकी सरकारें हैं और आप खासा दबाव डालकर या फिर कहें कि किसी भी तरह के प्रलोभन के जरिए कामयाब रहते हैं विधायकों के, सांसदों को अपने पक्ष में लाने के लिए। खैर, एक बड़ी बहस है ये। मैं सिद्धार्थ जी का रुख करूंगा। सिद्धार्थ जी, क्या माना जाए, जिस तरह से मैं वर्मा जी से बात कर रहा था उसी से आगे एक सवाल मेरा होगा, जो पब्लिक मैंडेट को जो ये एक तरह से कहें कि डिस्ट्रॉय करती थी ये प्रैक्टिस, जिसका जिक्र भी कहीं ना कहीं सीजेआई ने इनडायरेक्टली किया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को तबाह करने वाला है इस तरह ये पॉलिटिकल इम्यूनिटी, आपको लगता है वो जनादेश है उसकी भी रक्षा करेगा ये फैसला देश में? देखिए, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट बात है और सब में इसका संदेश बहुत व्यापक रूप से जाना चाहिए कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। वो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और उनका आचरण बहुत ईमानदारी पूर्वक और शुचिता पूर्वक होना चाहिए। और इस देश में आप जानते हैं कि ये संवैधानिक देश है, संविधान के ऊपर आधारित देश है, और जहाँ पर एक प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की अवधारणा यहाँ पर लागू है, विधि का शासन जिसको कहते हैं। तो शासन किसी व्यक्ति विशेष का, वर्ग विशेष का या
किसी समूह विशेष का नहीं है, शासन यहाँ पर विधि का है। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंटेरियंस कानून बनाते हैं उन पर भी वही कानून लागू होता है। वो कानून बनाने में वो योगदान देते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन कानून उन्हीं पर स्वयं भी लागू होता है, तो वो कानून से ऊपर नहीं है। तो उनको ऐसा ही आचरण करना चाहिए कि वो खुद ऐसा संदेश दें कि वो कानून मानते हैं, कानून का पालन करते हैं, और किसी भी विशेषाधिकार या उन मुक्तियां जो उनको प्राप्त है उनका दुरुपयोग करने से उनको बचना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और इसका सीधा सीधा प्रभाव देश की संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था आज इस बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती कि जनता आज जवाबदेही तय कर रही है। तो राजनीतिक दलों को भी ये बात समझना होगा, वो जनता को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जनता बहुत अवेयर है, जनता एक एक बात देख रही है, तो उनको अपने उनका जो भी आचरण है उसको ऊपर उठाना होगा और अपने जो छोटे जो उनके तुच्छ स्वार्थ हैं उससे उबरना होगा, उससे ऊपर उठकर देश के, राष्ट्र के, समाज के हित के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल उस स्वार्थ से उबरना होगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही बना हुआ था। विनीत, आपका रुख करेंगे। आपका क्या मानना विनीत, क्या इस दायरे को अब और बढ़ाए जाने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ जी अभी कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ और संविधान से देश चलता है, सरकारें हो या संस्थाएं हो, लेकिन खुद माननीयों ने वो संविधान अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके खुद को एक वो कहें कि वीवीआईपी जो एक ट्रीटमेंट लेते आए खुद के लिए संसद सदनों के भीतर, अब उसको सुप्रीम कोर्ट की नोट के बदले वोट पर चोट है। और आगे भी इसका दायरा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, जो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिली हुई है उसको? इस जजमेंट के बाद मनीष काफी सारी चीजें सुधरेंगी। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कॉमन आदमी को ये लगता था कि जी एमपी या एमएलए ये रिश्वत ले लेता है, इनको तो सजा नहीं होती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने ये फैसला जो किया है, इससे एक आम जनता को ये विश्वास पहुंचेगा कि एक एमपी, एमएलए, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, उन पे भी गाज लॉ की गिर सकती है अगर वो ब्राइबरी करेंगे तो। सेकेंडली, इस जजमेंट की वजह से जो आचरण है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमएलए का, जैसे महुआ मोइत्रा ने अपने पासवर्ड दिए, क्वेश्चन पैसे के लिए, गिफ्ट्स के लिए वो किए, और कितनी शेमलेसली उन्होंने अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे डिफेंड किया कि भाई मेरे को तो इम्यूनिटी है। हाँ। अब इम्यूनिटी नहीं है साहब, 7 जजेस का फैसला आ गया, इम्यूनिटी खत्म। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो इस तरीके की आचरण रखती है ब्राइबरी का, दैट विल फिनिश। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की थ्रू एंड थ्रू 10 साल से एक मुहिम है कि एक ऑनेस्टी लाई जाए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उसको एक बहुत सॉलिडिफिकेशन मिलेगा इस बार। जो प्रोसेस है, हमारा देश कामयाब ही तब हो सकता है जब ईमानदारी एक सिस्टम में रहे। आज आप चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी हो या कहीं का भी हो, उनको भी सजा हो सकती है ब्राइबरी में, एंटी करप्शन में, बट एमपी और एमएलए बचे हुए थे। बट आज के फैसले के बाद नहीं। तो अब आपको एक बड़ा नया भारत जो हम डेवलप करना चाह रही है गवर्नमेंट, उसको ये चीज बहुत सशक्तिकरण करेगी। और ये फैसले के बाद आप जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो एक करप्शन एक ट्रेंड बन गया था, वो टोटली खत्म होता दिखेगा आपको अगले 5 साल में। ठीक है, हालांकि सदनों तक की बात है, लेकिन इसके बाद वाकई अब इसका दायरा बढ़ते हुए सदनों के बाहर भी होना चाहिए कि राजनीतिक दायरा जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो और चुनावी लोकतंत्र कम से कम जो एक हमारे राष्ट्र निर्माताओं और संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी वो साकार हो। बहुत शुक्रिया आपका विनीत, सिद्धार्थ जी और रामकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप जुड़े रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।